नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली कक्षा में वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ा था। ठीक है। हमने वायुमंडल की संरचना भी जान ली थी कि वायुमंडल के संगठन भी जान ले थे कि इसमें कौन सी गैस कितनी मात्रा में कहाँ पाई जाती है। ठीक है। हमने वायुमंडल की संरचना में देख लिया था कि ये हमारे जो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल और मध्य मंडल है, ये कहाँ है, इसकी विशेषताएं क्या है, इनकी ऊंचाई कहाँ कहाँ है, ये सब के बारे में हमें जान लिया था। आज हम जानेंगे इस टॉपिक में, आज हम क्या जानेंगे, आज हम जानेंगे समताप के बारे में। आखिर ये समताप क्या है और समताप समझने के बाद हम एक और जो नया टॉपिक है उसकी शुरुआत करेंगे, जिसको कहते हैं हम सूर्यताप। ठीक है। पहले वो समताप देख लेते। समताप से अर्थ है, समताप से अर्थ है, यदि मैं लिख दूं, समताप से अर्थ है समान ताप। क्या अर्थ है? समान ताप। यानी कि पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से पर तापमान की मात्रा समान रूप से प्राप्त होती हो। यदि मैं बात करूं, पृथ्वी की यदि भूमध्य रेखा है, इस हिस्से पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है और इस हिस्से पर भी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है और इस वाले हिस्से पर भी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तब क्या कहेंगे? यह एक समतापीय रेखा है और इस रेखा पर पाए जाने वाला जो तापमान है वह समान है, इसलिए हम कहेंगे समताप है। ठीक है। ये तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं कि आखिर पृथ्वी पर ताप कहां से प्राप्त होता है। पृथ्वी पर तापमान कहां से प्राप्त होता है, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे हम सूर्य ताप से। ठीक है ना, सूर्य ताप से। चलिए अब एक बार मैं एक चित्र बना लेता हूं, उससे समझने की कोशिश करते हैं आखिर सूर्य ताप क्या है। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा जो ऊर्जा का जो स्रोत है क्या है, जो ऊर्जा का स्रोत क्या है, हमारा सूर्य। पृथ्वी पर मुख्य रूप से जो ऊर्जा का स्रोत है वह है सूर्य। मैं लिख देता हूं, जो हमारी पृथ्वी पर मुख्य ऊर्जा का जो स्रोत है क्या है, वह है सूर्य। ठीक है, सूर्य यानी कि सन। ठीक है। पृथ्वी पर जितनी भी हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है सूर्य के रूप में प्राप्त होती है, सूर्य के विकिरण के रूप में। अब आखिर सूर्य के पास ऊर्जा कहां से आई, ये बात आती है कि सूर्य के पास ऊर्जा कहां से आ रही है। जो सूर्य हमें प्रकाश के रूप में दिखाई देता है, आग के गोले के रूप में दिखता है, ये कहां से आ रही है? देखना, बात है कि जो सूर्य के अंदर है वे हाइड्रोजन, सूर्य के कोर में पाए जाते हैं क्या? हाइड्रोजन। कोर यानी कि केंद्र में क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन परमाणु आपस में संलयित होते हैं, जब हाइड्रोजन परमाणु आपस में संलयित होते हैं तो बहुत भारी मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। कब करते हैं? जब ये हाइड्रोजन परमाणु आपस में क्या होते हैं? संलयित। संलयित, ये संलयित। ठीक है ना, ध्यान सुनना। जो हम हाइड्रोजन के बम देखते हैं ना, देखो ये हाइड्रोजन बम है रूस के पास, अमेरिका के पास। ये क्या है? ये है हाइड्रोजन के संलयित होने के बाद उत्पन्न ऊर्जा। यानी कि जैसे हम परमाणु बम में सुनते हैं, परमाणु बम क्या है? हाइड्रोजन विखंडन, यानी कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर परमाणु बम कार्य करता है, और वहीं नाभिकीय संलयन की क्रिया पर कौन सा बम कार्य करता है? वह हमारा हाइड्रोजन बम। तो ऐसे ही मान ले, यहाँ नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिस कारण सूर्य, जो हमारे सूर्य है, सूर्य देवता है, ये उष्मा का उत्सर्जन करते हैं। यही उष्मा जब सूर्य के बाहर निकलती है तो वह क्या कहलाती है? यही उष्मा जब सूर्य के बाहर निकलती है तो यही कहलाती है सौर विकिरण। क्या कहलाती है? सौर, ये लिखिए सौर विकिरण। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगी? सौर विकिरण। कौन सी ऊर्जा? जो सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्सर्जित कर रहा है। चलिए, अब यही जो सौर विकिरण है, यही हमारी पृथ्वी पर आता है। क्या आता है? यही हमारी पृथ्वी पर आता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो पृथ्वी पर आने वाली जो सौर विकिरण की जो मात्रा है वह है 0 पॉइंट। यदि मैं लिखूं कि पृथ्वी को जो आने वाली जो सौर विकिरण की मात्रा है, पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण की
जो मात्रा है वह सूर्य की कुल विकिरण का, कितनी, सूर्य की कुल विकिरण का 0.0005% है। अब आप अनुमान लगा लीजिए कितनी आ रही है। 0.005%, 1% भी नहीं, 0.1% भी नहीं, 0.001% भी नहीं। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए इस छोटे से ही हिस्से में, लगभग 2 अरबवा हिस्सा है, 2 लाखवा हिस्सा है, इस छोटे से ही हिस्से में अब आप अनुमान लगा लीजिए कि हम कितने गर्मी महसूस करते हैं मई जून की में। यदि जो थोड़ा सा ही बढ़ जाए तो तब क्या होगा, पृथ्वी पर जीवन संभव है? फिर तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती? कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल राइट, क्योंकि जो सौर विकिरण है यह हमें इतना ही प्राप्त हो रहा है, तब जाकर हमारे जो पृथ्वी का औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। ये 15 डिग्री सेल्सियस भी क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट तो सुना होगा, हरित गृह प्रभाव। यदि हमारे वायुमंडल हरित गृह प्रभाव के रूप में कार्य ना करे तो हमारी पृथ्वी दिन के समय तो बहुत गर्म हो जाएगी। क्या होगी? दिन के समय बहुत गर्म और रात के समय बहुत ठंडी हो जाएगी, यदि हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में कार्य ना करे। ठीक है ना? कहीं कहीं हमारा हरित गृह प्रभाव भी बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं कि हर बार खराब हो, लेकिन बहुत अच्छा है। यदि आप सोच रहे हो सर ये हरित गृह प्रभाव क्या होता है, तो मैं आपको एक छोटा सा मैं एक बात बता दूं, है ना? ये तो हमने समझ ली, या थोड़े से इसकी भी देख लेते हैं डिटेल में। मैं वो मिटा देता हूँ, जब आई गया तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बता देता हूँ तुम्हें। ये हमें पढ़ना तो ही आगे, ले ध्यान सुनना, देखना। हरित गृह प्रभाव ऐसा समझो, एक कांच का डिब्बा लो। क्या लो? कांच का पारदर्शी डिब्बा लो। ठीक है, उस पारदर्शी डिब्बे में सूर्य की विकिरण आ रही है। क्या आ रही है? सूर्य की विकिरण आ रही है। सूर्य की विकिरण कैसे होती है? लघु तरंगदैर्घ्य की। सूर्य की विकिरण होती है लघु तरंगदैर्घ्य की। ये रही। तो हम पता है कि पारदर्शी में तो पार हो जाएगी बिल्कुल। इस कांच के डिब्बे में मैंने मान लिया कुछ लोहे की, कुछ भी मान ली प्लेट रख दी है। ये लोहे की प्लेट है, इसमें कैसे आ रही है? लघु तरंगदैर्घ्य की विकिरण, लघु तरंगदैर्घ्य की विकिरण। ठीक है, ये किस पर टकरा रही है? कांच को पार करके लोहे के टुकड़े पर। ठीक है, चलिए अब हम इस सूर्य की जो प्रकाश इसको दिए, अब हम इसको कर देते हैं बंद। अब इसको प्रकाश देना कर दिया हमने बंद, यानी कि अब इसमें लघु तरंगदैर्घ्य की विकिरण जानी हो गई बंद। ठीक है, अब जो हमारा जो लोहे का टुकड़ा था, जो ये लोहे का टुकड़ा था, अब ये भी एक विकिरण उत्सर्जित शुरू करेगा, यानी कि विकिरण का उत्सर्जन शुरू करेगा। वह विकिरण जिसे उत्सर्जन करेगा, तो वह विकिरण की जो मात्रा है, वह जो तरंग है, इस कांच के आर पार नहीं जा पाएगी। क्या? कांच के आर पार नहीं जा पाएगी और टकराकर वापस ही इसी माध्यम में लौट जाएगी, टकराकर इसी माध्यम में लौट जाएगी। ठीक है, चलिए ये जो विकिरण थी ये कैसी थी? ये थी दीर्घ तरंग धैर्य वाली विकिरण, दीर्घ तरंग धैर्य वाली विकिरण। ठीक है, अब अगली बार फिर हमने इसमें प्रकाश दिया सूर्य का, फिर ये टुकड़ा गर्म हुआ, फिर हमने प्रकाश बंद करा, फिर ये जो लघु से फिर दीर्घ बनी, दीर्घ वाली फिर इसमें टकराई। ऐसे करते 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 एक स्थिति ऐसा आएगा कि इसका पूरे का तापमान बहुत ही अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस डिब्बे का पूरा ही तापमान बहुत अधिक हो जाएगा, क्योंकि लघु की तरंग आ रही है, लघु तरंग धैर्य की, लेकिन दीर्घ तरंग धैर्य की वापिस नहीं जा पा रही है। क्या नहीं जा पा रही है? दीर्घ तरंग धैर्य की जो तरंग है वापिस नहीं जा पा रही है, वह उसी कांच के डिब्बे में घूम रही है। इस कारण इस पूरे कांच के डिब्बे का तापमान बढ़ जाएगा। आपने कभी देखा हो, जब आप अपनी कार को धूप में खड़ी करते हैं, क्या जब आप अपनी कार को धूप में खड़ी करते हैं, तो कुछ समय बाद कार के अंदर भभका सा बन जाता है। क्या बन जाता है? भभका सा, गर्मी हो जाती है कार के अंदर। इसका कारण क्या है? जो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणें हुए हमारे सामने वाले और साइड वाले इन शीशों से तो अंदर आ जाती है, लेकिन जैसे शीट गर्म होगी तो शीट भी तो अपनी विकिरण उत्सर्जित करेगा। अब शीट ने अपनी विकिरण उत्सर्जित शुरू कर दी करनी, जो विकिरण है उसकी तरंग धैर्य होगी दीर्घ,
वह दीर्घ तरंग दैर्घ्य कांच को पार नहीं कर पाती। कांच को पार नहीं करेगी तो वह उसमें घूमती रहेगी। बाहर से आ रही है, बाहर जा नहीं पा रही, यानी कि कुल मिला के इनपुट है, आउटपुट नहीं है, तो तापमान बढ़ेगा। यही कारण है कि कांच के घरों में हमेशा तापमान अधिक होता है। मैं बताऊं, यदि यूरोप की बात करूं, एक उदाहरण दूं मैं आपको। यूरोप में यदि किसी फसल को उगाना होता है जो कि तापमान सेंसिटिव है, तो उसको हमेशा कांच के घरों में ही उगाया जाता है। किसमें? कांच के घरों में ही, ताकि वह अपनी उत्पादकता को बढ़ा सके। यदि ऐसा ना करे तो वहां ठंड बहुत अधिक पड़ती है। ठंड अधिक पड़ेगी तो क्या होगा? फसल का सत्यानाश होगा। चलिए, मैंने कोशिश की आपको समझाने की ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ है, कैसे होता है। वैसे हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत काफी है। ऐसे तो है जलवाष्प भी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो बस पूछो नहीं आप, ये तो शेरनी है, शेरनी, ग्रीन हाउस इफेक्ट को करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे सूर्य के ताप की। क्या बात कर रहे थे हम? सूर्य ताप की। जो हमारी पृथ्वी है, ये रही हमारी पृथ्वी। पृथ्वी, इस पर सूर्य का ताप कितना पड़ रहा है? मैंने अभी बताया आपको 0.0005%। कितना पड़ रहा है? 0.005%। यही जो विकर्ण है हमारे सूर्य पृथ्वी के ताप को बनाए रखती है। कितने डिग्री सेल्सियस? 15 डिग्री सेल्सियस। यही मैंने आपको समझाया। चलिए, हमने सूर्य ताप देख लिया। अब आप एक कंडीशन में आपको बता रहा हूं, अब मुझे बताना, तो मैं इसको रफ कर देता हूं कि किस स्थिति में पृथ्वी अधिक गर्म होगी और किस स्थिति में पृथ्वी अधिक ठंडी होगी। अब मुझे बताना। चलिए, हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है हमारे सूर्य के चारों ओर, जो पृथ्वी है यदि सूर्य के चारों ओर की बात करूं तो कैसी कक्षा में गति करती है? दीर्घवृत्ताकार। ये दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार की एक खास बात है कि इसमें दो केंद्र होते हैं, एक और एक, दो। ठीक है ना? तो यह कैसी कक्षा में गति करती है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। यह रही हमारी एक पृथ्वी इधर। ठीक है। अब एक बात बताना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? मैंने तो लिखी नहीं, लेकिन अनुमान से लगा लीजिए कि अधिक है इसके बीच की दूरी। और दूसरी बात, यदि मैं पृथ्वी को घुमाकर इस साइड ले आऊं, बिंदु ए से बिंदु पी पर ले आऊं, तो क्या होगा? बिंदु ए से बिंदु पी पर जाएगी तो पृथ्वी के बीच की दूरी और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी घटेगी, बढ़ेगी? बताना मुझे। देखना, यहां जो बिंदु ए और सूर्य के बीच की दूरी है, बिंदु पी और सूर्य के बीच की दूरी से अधिक है। ठीक है ना? अब समझ तो गए हो आप कहना क्या चाह रहा मैं? समझ तो गए? ध्यान सुनना, जो हमारी पृथ्वी है सूर्य से कम मात्रा में सौर विकिरण को ग्रहण करेगी। क्या? कम मात्रा में सौर विकिरण को ग्रहण करेगी। वहीं यदि पृथ्वी बिंदु पी पर है तो क्या होगा? अधिक मात्रा में ग्रहण करेगी। ध्यान से सुनना, अब समझने की बात करते, देखना। यदि मैं सौर विकिरण का कुछ ऐसे ग्राफ बनाऊं, देखना, तो कितनी इसको पृथ्वी छूकर जा रही है, जो सौर विकिरण है पृथ्वी को कितना छूकर जा रहा है? थोड़ा सा ही। और यदि यहीं से बात करूं मैं, तो यहां देखना इसके सापेक्ष कितना है? यहां बहुत अधिक है। यही कारण है कि जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तो हमें गर्मी प्राप्त होती है, हमें गर्मी महसूस होती है, और वहीं जब दूर होती है तो हमें सर्दी प्राप्त होती है, यानी कि हमें सर्दी महसूस होती है। ये बात है। यदि मैं इसकी बात करूं तो यदि यह स्थिति क्या कहलाएगी? यह स्थिति कहलाई जाएगी आप सौर की। क्या स्थिति कहलाई जाएगी? आप सौर की। और यह स्थिति क्या कहलाई जाएगी? उप सौर की। यही मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो सूर्यताप मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अब देख लेते हैं सूर्यताप मैंने क्या लिख रखा है। पृथ्वी पर पहुंचने वाली विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर विकिरण को क्या कहते हैं? सूर्यताप कहते हैं। पृथ्वी के धरातल को 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। इसे ही सौर स्थिरांक कहते हैं। इसे ही सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका एक और अलग नाम है, इसको कहते हैं लेंजली। क्या कहते हैं? लेंजली। यानी कि मैं बात करूं यदि 2 कैलोरी की, तो क्या है? 2 लेंजली ऊर्जा, यानी कि विकिरण प्राप्त हुई। ठीक है।
कुल सौर ऊर्जा अथवा विकिरण का मात्रा 51% ही प्रत्यक्ष रूप से धरातल पर पहुंच पाती है। कितनी? 51% ही प्रत्यक्ष रूप से धरातल पर पहुंच पाती है। जितनी मिल रही जितनी मैं बताया था 0.005% मिल रही, उसका भी 51% ही धरातल पर पहुंच पाता है। बाकी का क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, कहीं प्रकीर्णन के द्वारा तो कहीं परावर्तन के द्वारा उनका कल्याण हो जाता है। समझ जाओ। यही विकिरण पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखती है। क्या करती है? 15 डिग्री सेल्सियस को बनाए रखती है। ये बात हमने जान ली। चलिए अब अगले देखते हैं। अब बात है कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। पृथ्वी का तापमान कौन सी स्थिति में अधिक होगा, किस स्थान पर अधिक होगा, यह कैसे प्रभावित होगी। ठीक है, इनकी जानकारी लेके अब ध्यान सुनना। जो पृथ्वी के जो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक है 5। पहला है अक्षांशीय कारक, दूसरा है ऊंचाई, तीसरा स्थल व जल का प्रभाव, चौथा है समुद्री धाराएं और पांचवा प्रचलित पवनें। इनके बारे में अब एक एक करके सुनेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको कर देता हूं इस साइड से रफ। ये लीजिए, मैं कर रहा हूं इसको रफ। पहला कारण क्या बताया है? पहला कारण है अक्षांश। अक्षांशीय कारक। ठीक है, ये रहा हमारा सन। क्या है? ये है हमारा सन। और ये रही हमारी पृथ्वी। क्या बात करो सर, सन छोटा सा, पृथ्वी बड़ी सी, तो देखना समझाना ही है बस। ठीक है ना। ये पृथ्वी की रही भूमध्य रेखा, जिसको हम कहते हैं विषुवत। ये रेखा, इसके क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ये है हमारी भूमध्य रेखा। बिल्कुल, ये कौन सी है? हमारी भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा में ऊपर की तरफ चले गए तो अक्षांश ही है ना। ये अक्षांश है। ठीक है, नीचे की तरफ भी अक्षांश है। ठीक है, ध्यान सुनना। जो सूर्य का जो तापमान है, जो सूर्य की जो सौर विकिरण है, वो पूरे साल भर भूमध्य रेखा पर डायरेक्ट पड़ती है। कैसे पड़ती है? भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। वहीं वहीं यदि मैं बात करूं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की, तो यहां कैसी पड़ती है? हमेशा तिरछी पड़ती है। यहां हमेशा तिरछी पड़ती है। तो अब आप इसी अनुमान को लगा लीजिए कि तापमान कैसे होगा। मैं जान गया हूं कि आप समझ गए होंगे तापमान कैसे होगा। देखना, भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होगा, वहीं ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आएगी। यदि मैं ये बात लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं। देखना, भूमध्य रेखा पर तापमान, भूमध्य रेखा पर तापमान कैसा होगा? अधिक। और ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होगा? तापमान कम, घटता जाएगा। ठीक है ना। ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता जाएगा। बिल्कुल। अब आप एक और बात बता दूं, ये तो बात साइंटिफिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आप कह रहा हूं मैं? ऐसा नहीं है। पूरे भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक नहीं पाया जाता। जो जो तापमान मिलता है वह मिलता है 5 से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अक्षांशों के मध्य। यानी कि 5 से 10 डिग्री नॉर्थ में और 5 से 10 डिग्री साउथ में जितने भी हमारे अक्षांश है, इसके जो पेटी है, इस बार हमें तापमान बहुत अधिक प्राप्त होता है। भूमध्य रेखा पर क्यों नहीं प्राप्त होता? क्या सुनो, भूमध्य रेखा पर वर्षण की क्रिया सालों भर चलती रहती है। क्या? वर्षण की क्रिया, अर्थात वर्षा सालों भर पड़ती रहती है। वर्षा होती रहेगी तो तापमान में वृद्धि कहां से होगी? ठीक है ना। इस कारण इसके बिल्कुल 0 डिग्री पर नहीं होता। 5 से 10 नॉर्थ और 5 से 10 साउथ में इसका होता है। चलिए, ये तो था हमारा अक्षांश कारक। दूसरे देखते हैं ऊंचाई। दूसरे देखते हैं ऊंचाई। ऊंचाई तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब हम पढ़ रहे थे क्षोभ मंडल। क्या पढ़ रहे थे हम? क्षोभ मंडल। अब देखते हैं ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, वृद्धि होती है। अब आप मुझको बताना दूसरी बात, ऊंचाई मुझे बताना। देखना, ऊंचाई के साथ यदि हम ऊपर की तरफ जाएंगे तापमान घटेगा बढ़ेगा?
ऑब्वियसली हमने पढ़ा था क्षोभमंडल में कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती जाती है। क्या होती है? ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती जाती है, ठीक है ना, आती है। समझ गए? किस दर से कमी आती है ये बताया था कि 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, यानी कि 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर ऊपर जाएगी तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा। ठीक है, ये कहां तक थी? ये थी क्षोभ सीमा तक। क्षोभ सीमा तक ही ऐसे चलेगा, फिर समताप मंडल में कुछ किलोमीटर तक समान चलेगा। उसके बाद ओजोन परत के द्वारा इसका तापमान बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद जैसे जैसे ऊंचाई में जाओगे तो फिर तापमान आपको बढ़ता दिखाई देगा। जैसे तुम फिर मध्य मंडल में पहुंचोगे तो फिर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ फिर तापमान में फिर कमी आएगी, ठीक है ना। लेकिन जो मैंने बताया कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। इसका बेस्ट उदाहरण है किलिमिंजारो पहाड़, यानी कि जो किलिमिंजारो पर्वत है, यह इसका बेस्ट उदाहरण है। इसके ये देख लो, ये है विषुवत रेखा पर। कहाँ है? विषुवत रेखा पर, लेकिन इस पर हमेशा बर्फ पड़ती है। यह हिमाच्छादित पाया जाता है पूरे साल भर। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ऊंची है, इस कारण। ऐसे ही हिमालय है, हिमालय भी ऊंचा है, तो इस वजह से क्या है, समझ जाओ, समझ गए होगे। तीसरा देखते हैं स्थल व जल का प्रभाव। तीसरा क्या है? स्थल व जल का प्रभाव। अब एक बात तुम मुझको बताना, जो हमारा स्थल है यानी कि जमीन है, जो जल है यानी कि पानी है, यदि मैं दोनों को समान मात्रा में ऊर्जा दूं यानी कि सौर विकिरण दूं, कौन सबसे ज्यादा ठंडा होगा और कौन सबसे जल्दी गर्म होगा? ध्यान सुनना। जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरातल है, यह है पानी की अपेक्षा जल्दी तो गर्म होगी और जल्दी ही ठंडी होगी। इसी कारण तो कहते हैं, ध्यान सुनना, ये रही हमारी जमीन और ये रही हमारा पानी। यदि मैं इनको सौर विकिरण दूं दोनों को, तो ध्यान सुनना, ये जल्दी गर्म होगी। क्या होगी? ये जल्दी गर्म होगी, धरती यानी धरातल जल्दी गर्म होगी और जल्दी ही ठंडी होगी। वहीं जो पानी है, पानी देर में गर्म होगा, और जब देर में गर्म होगा तो देर में ठंडा होगा। इन दोनों का यह आपस में जो संतुलन है, इसी के कारण हमारी पृथ्वी का तापमान में भी वृद्धि होती है, ठीक है ना। एकदम हमारी पृथ्वी का तापमान नहीं घटता, नहीं एकदम पृथ्वी का तापमान बढ़ता, ठीक है। ये भी इसका प्रभाव है, स्थल व जल का प्रभाव, ठीक है। चलिए, जो हमारा चौथा है समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं भी बेस्ट है, ध्यान सुनना। आपने देखा होगा जो पश्चिमी यूरोप है, जो पश्चिमी यूरोप है, वहां सर्दियों के मौसम में भी नॉर्मल तापमान रहता है, जैसे कि हमारा फरवरी और मार्च में। कैसा? फरवरी और मार्च में। इसका कारण क्या है? इसका कारण है समुद्री धाराओं का, समुद्री धाराओं का। देखना, यदि यदि गर्म धाराएं हमारे भारत के निचले तट से निकलनी शुरू हो जाए या गुजर जाए, तो क्या होगा? भारत का जिस तट से गर्म धाराएं गुजर रही है वह क्या होगा? गर्म हो जाएगा। और यदि उसी तट से ठंडी धाराएं गुजर जाए तो क्या होगा? उस तट का जो तापमान है गिर जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वही कंडीशन यहाँ है। कंडीशन क्या है? देखना, जो गल्फ स्ट्रीम है, जैसे गर्म धारा है, यह पश्चिम यूरोप को कैसा करती है? गर्म रखती है, पश्चिमी यूरोप को गर्म रखती है। वहीं यदि मैं दूसरी बात करूं बेंगोला की, बेंगोला जो जलधारा है वह कैसी है? ठंडी है। जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट को कैसा रखती है? ठंडा रखती है। दक्षिण अफ्रीका कहाँ पड़ता है? विषुवतीय क्षेत्र में, विषुवतीय क्षेत्र में। फिर भी इसका तापमान कैसा है? ठंडा। कौन से तट का? पश्चिमी। क्यों? क्योंकि यहाँ बेंगोला की जलधारा निकलती है। चलिए, पांचवा है हमारी प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें भी बिल्कुल ऐसे मान लीजिए ठंडी ठंडी, जैसे कि जल धारा है। यदि जिस क्षेत्र में ठंडी पवन जाएगी तो क्या होगा? वह क्षेत्र गर्म होगा कि ठंडा होगा? ऑब्वियसली ठंडा होगा, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा, यदि गर्म हवा जिस क्षेत्र में जाएगी तो वह क्षेत्र गर्म होगा कि ठंडा होगा? समझ जाओ, गर्म होगा। ऐसे जैसे कि अमेरिका की चीनोक पवनें अमेरिका के तापमान को बढ़ा देती है, इतना बढ़ा देती है कि अमेरिका में जमा हुआ बर्फ भी पिघला देती है, चीनोक पवनें। वहीं यदि मैं दूसरी बात करूं, दूसरी है मिंगस्ट्रल हवा, जो कि फ्रांस के तापमान को भी घटा देती है। इतना घटा देती है कि बर्फ के जो तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस,
उससे भी नीचे ले आती है। ठीक है, तो हमने देखे तापमान को प्रभावित करने वाले 5 कारकों के देख लिए। अब देखते हैं वायुमंडल का शीतलन एवं उष्मन। क्या देखते हैं? वायुमंडल का शीतलन, कि आखिर वायुमंडल ठंडा कैसे होता है और गर्म कैसे होता है। देखना, सारी रामायण कहानी सेम है, कुछ दिक्कत नहीं। पहले मैंने आपको बता दिया सूर्यताप, दूसरे देखते हैं चालन। सूर्यताप तो मैंने आपको बता ही दिया, दूसरा देखते हैं चालन, क्योंकि ये 4 कारकों पर प्रभावित है। पहला सूर्यताप, दूसरा चालन, तीसरा विकर्ण, चौथा संवहन। चलन क्या है? चलन को ऐसे समझो, आप एक लोहे की छड़ लो, कम से कम इतनी लंबी, ठीक है, 1 फुट के लोहे की छड़ लो। उस छड़ के एक सिरे पर आप उष्मा देना शुरू करो, यानी कि लाइटर जला लो या मोमबत्ती जला लो। आप पाओगे कि छड़ इस साइड से गर्म हो रही है, लेकिन इसका प्रभाव हम दूसरी तरफ भी देख रहे हैं, यानी कि दूसरी साइड से भी गर्म होनी शुरू हो गई। तो क्या है? यानी कि उष्मा का कहीं ना कहीं चलन हुआ। बिल्कुल यही बात यहाँ लागू होती है हमारी पृथ्वी पर। जब सूर्य की विकिरण हमारी धरातल पर पड़ती है, जब सूर्य की विकिरण हमारी धरातल पर पड़ती है, तो क्या होता है? धरातल की जो सतह है गर्म होनी शुरू होगी, धरातल की सतह गर्म होनी शुरू होगी, और यही सतह जब गर्म होगी तो जो इसके आसपास की जो वायु होगी वह भी गर्म होगी, और यह गर्म वायु के जो कण है ऊपर चलते 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 आपस की जो वायु है उसको गर्म कर देगी। ठीक है, इसी कारण तो भारत में हमारी लू चलती है। ठीक है ना, यही कारण है। दूसरी देखते हैं, दूसरी है विकर्ण। विकर्ण का मतलब ध्यान सुनना, रात में दिन में रेगिस्तान गर्म हुआ, बिल्कुल, और रात में जब रेगिस्तान ठंडा होने की अवस्था में आता है तो वह रेत अपनी ऊर्जा यानी कि अपनी उष्मा को विकर्ण के रूप में उत्सर्जित करता है। इसका बेस्ट उदाहरण दो, ध्यान सुनना। आपने यदि 1 गिलास गर्म पानी लिया होगा, ठीक है, आपने 1 गिलास गर्म पानी को साइड में रख दिया, आप 1 घंटे बाद पाएंगे कि पानी ठंडा हो चुका। आखिर क्यों? क्यों देखना, इसका कारण है विकर्ण। जो गिलास में जो गर्म पानी था उसने अपनी ऊर्जा को विकर्ण के रूप में उत्सर्जित कर दिया। उसने अपना तापमान पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान बनाने के लिए जो चाहिए था उसने विकर्ण को उत्सर्जित कर दिया। ठीक है, और चौथी बात है संवहन। संवहन का मतलब है गर्म वायु ऊपर की तरफ गई, ठीक है, गर्म वायु ऊपर की तरफ गई, उसी स्थान पर नई वायु ठंडी वायु वहीं आ गई। यानी कि कुल मिलाकर ध्यान से सुनना, ये धरातल है, धरातल की सतह पर जो गर्म वायु है ये तो ऊपर की तरफ उठने लगी, क्योंकि हम जानते हैं कि गर्म चीज हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। यह स्थान खल्ली हो गया। इस खल्ली स्थान को भरने के लिए साइड की हवाई जो कि ठंडी है, ठंडी हवा है और भारी है, ठंडी है तो भारी होगी, तो वह इस स्थान को फिल कर देती है। फिर वापस ये स्थान गर्म हुआ तो फिर ऊपर चली गई, तो ये कम से कम ऐसे चक्कर बनना शुरू हो जाता है ये। अब आप सोच रहे हो सर ये ऊपर से फिर नीचे क्यों हो रही है? ध्यान सुनना, ऊंचाई के साथ बढ़ने पर तापमान में कमी आती है, ये तो मैंने अभी बताया। तो वही बात है, ऊंचाई के साथ बढ़ने पर तापमान में कमी आती है, यह एक साइकिल सी बनाती है, इसको कहते हैं हम संवहन। ठीक है, मेरा मानना है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी। ठीक है, इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।